नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल शो विशेष कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का यह वीकली फीचर है जो राजनीति को समर्पित है, अर्थशास्त्र को, अर्थनीति को समर्पित है। और हम हमेशा इस प्रोग्राम में आपसे आग्रह करते रहे हैं कि राजनीति को लेकर आप जागरूक रहें, जागरूकता रखें। क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की बयानबाजी चल रही है, किस तरह की नई राजनीति खेली जा रही है, इन सब के ऊपर आप नजर जरूर रखें, क्योंकि राजनीति हमारा, आपका, सबका भविष्य तय करती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम के सूत्रधार चंद्राजीत सिंह भी। चंद्राजीत सिंह भी को राजनीति का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। सिंह साहब पूर्व मंत्री हैं और राजनीति में चाणक्य की उपाधि से विभूषित हैं। ऐसे चंद्राजीत सिंह भी से हम बातचीत करते हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं और चंद्राजीत सिंघवी का स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि आप सूत्रधार हैं कार्यक्रम के, तो बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कुछ मसवीदे रख देता हूं आपके सामने, फिर आप अपनी बात को रखिएगा, बताइएगा क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि किस तरह का माहौल चल रहा है देश में, क्या राजनीति और किस तरह का एक दिखाई देता है आपको, क्या क्या इश्यूज दिखाई देते हैं देश में? राजनीति का सारा माहौल सारे प्रांतों में ठप है। ऐसा लगता है कि प्रांतों की सरकारें सुप्त अवस्था के अंदर निद्रामग्न है। केवल 5 राज्यों की चर्चा है जहां चुनाव होने हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले इस पर चर्चा करने के पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने जिस ढंग से कश्मीर की समस्या पर 4-5 बड़े बड़े सैनिक और अर्धसैनिक, मुस्लिम और हिंदू नेताओं से बात करके 19 जनवरी 90 का विवरण प्रस्तुत किया। शर्म आती है हमको और गर्व होता है आप पर कि आपने एक बार सबको नंगा करके रख दिया। 19 जनवरी 90 को जब कश्मीर में नारा लगा कि भारतीयों चले जाओ, अपनी स्त्रियों को छोड़ जाओ, उनके साथ बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई और लाख आदमियों से ज्यादा आदमियों, 1,03,000 से ज्यादा लोगों को छोड़कर आना पड़ा। क्या तब भारत के अंदर केंद्र में सरकार नहीं थी? क्या उसका कर्तव्य नहीं था? क्या सेना मर चुकी थी? क्या पुलिस का दम नहीं था? ऐसे घोर अत्याचार आरे से काट काट करके लोगों को मारा गया, स्त्रियों के साथ रेप किए गए, बलात्कार किए। उसको सुनने के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने समस्या का विवरण तो पूरा कर दिया, पर आपने समाधान नहीं दिया। मैं चाहता हूं आज अन्य कोई विषय लेने के पहले मैं 2 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। प्लीज गो अहेड। समस्या का समाधान क्या होगा? बिल्कुल गो अहेड। तो आप सुनिए, आप कश्मीर में सारी समस्या का समाधान एक बड़ा शहर है। छोटी छोटी जगहों पर कम आबादी के अंदर हिंदू मुसलमानों के दंगे नहीं होते हैं, प्रो पाकिस्तान के इतने नारे नहीं लगते हैं, या तो पाकिस्तान साइड के क्षेत्रीय इलाकों में लगते हैं या श्रीनगर में लगते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री के रहते अगर कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं होता है तो कभी नहीं होगा। पहला कदम तो मोदी जी ने उठा ही लिया कि कश्मीर की धारा को तोड़ दिया और 370 की मोनोपोली को तोड़ दिया। अब आप सोचिए, हम कश्मीर के अंदर ऐसे गंदे गैर राष्ट्रीय पाकिस्तानी तत्वों के समर्थन में उठने वाली आवाज को कैसे बंद कर सकते हैं? सुभाष जी, इसका एकमात्र तरीका है, जब तक एक जगह 10 लाख से 15 लाख आदमी एक कौम के रहते हैं, वहां उनकी मोनोपोली, उनकी बदमाशी, उनका राष्ट्रद्रोह, उनकी राष्ट्र के प्रति घृणा बढ़ती है, बढ़ती है और बढ़ती रहेगी। इसलिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी को श्रीनगर के समानांतर एक विशाल शहर श्रीनगर की स्थापना करनी चाहिए, जैसे वहां पर चाइना के अंदर की स्थापना हुई। भारत के पास बहुत साधन है, बहुत लोग हैं, पैसा लगाने वाले लोग हैं, दमदार लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, सेना के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं। सबको वहां जाकर के ढंग से बसाया जाना चाहिए कि श्रीनगर के समान एक ऐसा शहर इतना ही बन जाए, एक लगे। क्योंकि जब शहर के सामने शहर होगा
आबादी के सामने आबादी होगी, जाति के सामने जाति होगी, द्रोहियों के सामने भक्त होंगे। देशद्रोही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को गले से निकलने के पहले कुचल दिया जाएगा, तब जाकर के कश्मीर समस्या का समाधान होगा। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी से आपके माध्यम से कहूंगा, ऐसे 5-6 बड़े कस्बे बनाइए, एक बड़ा शहर बसाइए और ताकतवर बना दीजिए कि अगर जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में 20% लोगों ने ध्रुवीकरण का नारा दिया, वो मूर्ख भूल गए कि 20% का ध्रुवीकरण होगा तो सामने 80% का भी ध्रुवीकरण होगा। इस प्रकार से कश्मीर से उठी हुई 1990 की 19 जनवरी की रात का बदला लेने के लिए अब वहां पर एक बहुसंख्यक शहर गैर पाकिस्तानी समर्थक लोगों का बन जाना चाहिए। एक बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जब आप देश की सारी नदियों का एकीकरण कर सकते हो तो एक बड़ा शहर बसाने में क्या है। सैकड़ों हमारे उद्योगी घराने पैसा लगा देंगे। आप तय कर लीजिए 20-25 किलोमीटर लंबा चौड़ा, इतना 600-700 स्क्वायर किलोमीटर में अगर शहर बसा देते हैं तो कोई आपका वहां पर ये आ रहा कि वहां पर वायु और प्रदूषण होगा। प्रदूषण का थोड़ा सा हिस्सा अगर बढ़ भी जाएगा तो क्या है, देशभक्ति तो बढ़ेगी, देश की ताकत तो बढ़ेगी, एक सशक्त समाज तो खड़ा होगा, एक सशक्त टीम तो खड़ी होगी, एक सशक्त जनता तो खड़ी होगी। इन कश्मीरियों को जो वहां से पिट करके अपने परिवार का अपमान देख करके दुखी होकर के आए हैं, शान के साथ बसा दीजिए। जो रिटायर्ड आप भी जाके कश्मीर में रहना चाहे बसा दीजिए। लाखों लोग हैं इस देश में। बिहार का एक एक मजदूर अगर और प्रांतों में बहुमत बना सकता है तो बिहार, यूपी और राजस्थान के मजबूत पूरे कश्मीर में बहुमत बना सकते हैं। आपको कश्मीर की आजादी का संतुलन मोदी जी तोड़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई नहीं है। यह सांप्रदायिकता का, केवल सांप्रदायिकता का नारा ये भोंडा नारा है। राष्ट्रीयता के आगे सांप्रदायिकता के नारे का कोई मूल्य नहीं मानता। इसलिए मैं यही कहूंगा, आपने बहुत अच्छा विषय चलाया, मैंने एक सुझाव दिया है, सुझाव तो और भी बहुत आएंगे, हम समय समय पर देते रहेंगे। कश्मीर की 19 जनवरी 90 की घटना हमारे शरीर के रक्त को खौराने के लिए, हमें क्रोध भूषित करने के लिए कम नहीं है। उस शर्मनाक घटना को सुनता हूं तो लगता है सरकार उस समय जो भी थी वो मर चुकी थी, सरकार थी नहीं, उस समय का पुलिस तंत्र था ही नहीं। वरना 12 घंटे लगते हैं। अगर सरदार पटेल हैदराबाद पर कब्जा कर सकता था, जूनागढ़ पे कर सकता था और कश्मीर को ले आता, उस पर कुछ लोगों ने सरदार पटेल को रोका नहीं होता तो आज इस देश के अंदर कश्मीर नाम की बीमारी का जन्म नहीं होता। जिसने भी सरदार पटेल को रोका है उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। ठीक है, हमारा काम है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं और अपने धर्म की मृत्यु पर किसी के धर्म की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। सुभाष जी, एक बात मैंने आपके विषयांतर न होते हुए भी मैंने कश्मीर पर कही है। अब बोलिए आप आगे किस विषय पर क्या सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने राइटली पॉइंट आउट किया है। हम हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा रेफरेंस बता देते हैं कि सिंघवी साहब किस प्रोग्राम की तरफ इशारा कर रहे हैं। कल वार्तिक टीवी ने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था। कल चूंकि 19 जनवरी 1990 के उस कत्लो गारत की याद में कश्मीरी जो पंडित हैं, कश्मीरी जो हिंदू हैं, वो अपने जख्मों को याद करते हैं, ताजा करते हैं। उसको लेकर हमने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था। शानदार प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था सुभाष जी। उस प्रोग्राम के लिए मैं आपसे कहता हूं, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आपके इस चैनल को देखने वालों को चाहिए कि उस प्रोग्राम से सबक ले। मैंने ऐसा शानदार प्रोग्राम कश्मीर के 19 जनवरी 90 के बारे में आज तक कभी नहीं देखा। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। तो हम व्यूअर्स को बता देना चाहते हैं कि कल रात 9 बजे हम लाइव प्रोग्राम में थे और ये प्राइम टाइम शो जो वार्तिक टीवी का था, इसमें हमारे साथ जो गेस्ट थे वो कश्मीरी मामलों के जानकार पंडित सुशील जी थे, साथ ही ललित अंबरदार थे और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब थे और इसके साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी हमारे साथ थे और साथ ही पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर मूल के इन दिनों इंग्लैंड निवासी डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ थे। इस तरह का हमने प्रोग्राम कंडक्ट किया था। हम हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल का हमारा वो प्रोग्राम जरूर देखें और जैसा सिंघवी साहब कह रहे हैं वो प्रोग्राम वाकई वहां जो गेस्ट थे, वो जो स्पीकर थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी बात को रखा। आप उस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा, हमारा ये आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है। जी सिंघवी साहब, तो अब हम हमारे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो राजनीतिक माहौल है, चूंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, सन्निकट हैं चुनाव, ऐसे में
आप किस तरह की पिक्चर देखते हैं? और इसमें मेरा खास तौर पर सवाल आपसे ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे ज्यादा गहमा गहमी वाला स्टेट माना जा रहा है और सबसे ज्यादा मीडिया की भी नजरें उस पर हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया पर भी उस पर नजर लगाए हुए बैठा है और पूरे डेवलपमेंट्स के ऊपर मीडिया निगरानी रख रहा है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल बहुत स्पष्ट है। शुरू में जब ये काम चालू हुआ तब अखिलेश के चेहरे की रौनक कुछ और थी, आज कुछ और है। किसान आंदोलन की आड़ में भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो कल्पना और अंदाज भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के था, स्नेह मर चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पुनः अपना परचम लहराना शुरू कर दिया है। इसके लिए एक बात कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं सवर्ण, अरे सवर्ण क्या करेगा? जो राम और कृष्ण का भक्त दलित वर्ग है उतना तो सवर्ण है ही नहीं। जब भी धर्म पर आक्रमण हुआ है दलितों ने आगे बढ़कर धर्म की रक्षा की है। राम मंदिर का सौंदर्य निखर कर आना, काशी मंदिर की पूजा हो जाना, धर्म की रक्षा कर देना, इसके सामने ये जो ऊंची ऊंची बातें आ रही है कि भाजपा चुनाव क्यों हार जाएगी, भाजपा चुनाव, पूरा सवर्ण उसके साथ। और मायावती ने भी दिल खोलकर कभी भाजपा का विरोध नहीं किया। उन्होंने वो बात याद दिलाई कि उनकी भी हत्या का प्रयास किसी ने किया था। आज वही लोग दलितों से वोट मांग रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। दलित समाज इतना गिरा हुआ नहीं है। दलितों की दृढ़ भावना है कि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश का जो बढ़ता हुआ गर्व है, जो देश का बढ़ता हुआ स्वाभिमान है, जो देश की बढ़ती हुई अंतरराष्ट्रीय छवि है, जो देश की बढ़ती हुई सेना की शक्ति है, ब्रह्मोस बन रहे इस देश के अंदर। कहां से कहां मोदी ने पहुंचा दिया। क्या यूपी का आदमी इतना स्वार्थी है कि वो केवल प्रांत का हित देखेगा? यूपी का व्यक्ति देशभक्त है, महान व्यक्ति है। मैंने पहले भी भाषण में कहा था और मैंने अपील की थी यूपी की जनता से कि आप अपने प्रांत के स्वार्थ को छोड़कर देश को देखो, देश के स्वार्थ को देखो। इससे उत्तर प्रदेश का चुनाव स्पष्ट है। 250 से 350 के बीच सीटें भारतीय जनता पार्टी लाएगी। और ये जो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि हम किसी चौधरी को डिप्टी सीएम बना देंगे, कभी कहते हैं कि माँ बेटी बुआ एक हो गए हैं, फिर भी आपके परिवार के लोग छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। आपकी बहू ये भाजपा में जा रही है, नारी ये भाजपा में जा रही है। अगर प्रियंका ने नारियों के वोटों का कुछ प्रतिशत ले भी लिया तो वो प्रतिशत भाजपा का नहीं होगा, वो अखिलेश यादव की पार्टी का होगा, सपा का होगा। इसलिए सपा और अजीत सिंह की पार्टी का ये समझौता उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आ सकता है, पूरे प्रदेश पर नहीं जा सकता। पूरे प्रदेश पर तो एक ही बात होगी, उत्तर प्रदेश का जनमानस भारत के राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे, उसे देना चाहिए और वो देगा। इसलिए किसी भी सूरत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। मैंने पहले जो अपील की थी उसे 50 लाख लोग अब तक देख चुके हैं और उसको स्वीकार किया। वो अपील भी मैंने इसी चैनल पर की थी। ये सुभाष जी आपकी हिम्मत और आपके कायदे के कारण उन्होंने वो अपील की थी, वो आज वायरल हो गई है और पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। मैं आपके चैनल को इसलिए पसंद करता हूं सुभाष जी कि आप जो बात कहते हो वो प्रांत के ओछे विचारों को छोड़कर राष्ट्र के महान विचारों की समर्थक होती है। मुझे गर्व है उस बात पर जो मैंने अपील की थी, उस पर तो वायरल हो गई, सभी ने कमेंट किए और मैंने आज तक सुना है। मुझे लोगों ने कहा आप जाकर के मैं मिलता जुलता किसी से नहीं हूं, मैं अपनी बात कहता हूं और जनता के सामने कहता हूं। मैं जनता से शब्द और स्वर के माध्यम से मिलता हूं। इसलिए मैं 100% कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जीत तय है। और इसके अंदर हमारे राजस्थान के भी कुछ रणबांकुर युवा मैदान में है। सुनील बंसल भी अच्छा काम कर रहा है, पहले वो माथुर थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया था। भारतीय जनता पार्टी का लहरा हुआ परचम मुझे सामने दिख रहा है और इसके साथ ही देश के अंदर अगले चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक बार पुनः लगता हुआ तिलक भी सामने दिख रहा है और वही देश की रक्षा करेगा, वही ब्रह्मोस से बड़े बड़े शस्त्र बनाएगा, दुनिया को सिखा देगा कि भारतीय जनता और भारतीय ताकत प्रांतों के चुनाव से प्रभावित नहीं, राष्ट्रीय हितों से प्रभावित होती है। गुड पॉइंट। एंड आपने बहुत ही बेबाक अंदाज से अपनी बात रखी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब के राजनीतिक हालात के ऊपर एक बार आप तबसरा कर दीजिए, एनालिसिस कर दीजिए। उसमें खास तौर पर हम ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का वहां पर क्या आपको रुझान दिखाई देता है, किस तरह की परफॉर्मेंस आपको दिखाई देती है? जब मैं देशभक्ति के विरोध में किसी पर आरोप लगाता हूं तो मैं आप पार्टी पर वो आरोप कभी नहीं लगाता।
आप पार्टी के केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को जो वादा किया पूरा किया। आम आदमी की पार्टी के केजरीवाल पर एक भी आरोप नहीं है। मैं भाजपा का समर्थक होने का यह अर्थ नहीं कि हर एक का आलोचक हूं। ठीक बात। पंजाब के अंदर आप पार्टी आज प्रथम स्थान पर चल रही है। मैं यहां तक कहूंगा एक बार वहां पर कांग्रेस का हारना बहुत जरूरी है। जो कांग्रेस सरकार मोदी की सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर सकी, उसे एकदम भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मैं यहां तक अपील करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वहां के प्रभारी गजेंद्र सिंह से, वो मेरा जूनियर है, मगर मैं उससे प्रार्थना करूंगा किसी कीमत पर आप आए तो आए, कांग्रेस नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस को पंजाब से उखाड़ फेंक देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, अमरिंदर सिंह और अकाली दल, ये तीन तो विरोध में है। मैं तो आप पार्टी के लिए इसलिए खुश हूं, मैं कोई आप पार्टी का सदस्य नहीं हूं, बनने वाला हूं, मगर मैं इस बात को चाहता हूं, मैं इस बात को जानता हूं कि जो राजनेता अपनी जबान से मुकर जाते हैं, अपने घोषणा पत्र से विफल जाते हैं, उनसे ज्यादा अच्छा केजरीवाल है, जिसने बिजली पानी सब दिल्ली में फ्री करके साबित कर दिया कि जिसकी जबान का पता नहीं होता है वो इंसान नहीं होता है। इसलिए केजरीवाल के प्रति मेरी सहानुभूति है। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, मैं नहीं जानता, पर मेरा यह दावा है कि कांग्रेस वह तीसरे स्थान पर आएगी, कांग्रेस थर्ड आएगी। सिद्धू और सिद्धू के इन लोगों की आपसी लड़ाई, चांदन और सिद्धू की लड़ाई कांग्रेस का पंजाब में सर्वनाश कर देगी और कांग्रेस तीसरे स्थान पर आएगी। उसके बाद कांग्रेस संभवतः दो प्रांतों में रहने की कोशिश करेगी। छत्तीसगढ़ में आने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के महासमुद्र में इतना गहरा डूब चुका है जितना देश का कोई प्रांत नहीं है। राजस्थान का तो कोई बात ही नहीं है। राजस्थान के अंदर तो पहले से ही डिफरेंस है। पंजाब के हारने के बाद कांग्रेस की अन्य प्रांतों में दुर्गति होगी, ये मैं घोषणा करता हूं और आप इसको देख लोगे। इसलिए पंजाब का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव के अंदर आप पार्टी का अगर परचम बढ़ता है तो मुझे खुशी होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री से उठकर देश के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ा करके अपनी पार्टी के साथ अपने खुद के व्यक्तित्व की रक्षा करेगा। मैं आप पार्टी के प्रति शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि या तो भाजपा जीते या आप जीते, कांग्रेस को वहां से चले ही जाना चाहिए। आखिर मोदी की सुरक्षा का मामला मजाक नहीं था। वो कहता है क्या करेगा, उनकी जो एसपीजी क्या करती है, एसपीजी आसपास के 100 किलोमीटर नहीं 100 मीटर 200 मीटर एरिया की रक्षा कर सकती है। पूरे प्रांत में अगर गड़बड़ होगी उसकी रक्षा करना प्रांत की जिम्मेदारी है। मोदी के ऊपर हुए इस भयानक अकल्पनीय लापरवाही और चूक के लिए पंजाब में कांग्रेस को सबक देना आप पार्टी और भाजपा दोनों की जिम्मेदारी है। मैं तो कहता हूं कोशिश करो, दोनों मिलकर के कोशिश करो और आप पार्टी को पंजाब से विदा करो। कांग्रेस को सॉरी आप कांग्रेस को आप पंजाब से विदा करो। आप और भाजपा का संघर्ष होता रहेगा, चलता रहेगा, मगर कांग्रेस नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस को पंजाब से जाना ही चाहिए। यही एक सबक होगा कि राष्ट्र के सबसे प्रिय व्यक्ति की जान की रक्षा करने में चूक की उसको सजा मिले। गुड पॉइंट एंड बहुत ही जबरदस्त आपने एक तरह की प्रेडिक्शन भी दे दी है और पूरा एक विश्लेषण भी किया है। साथ ही जो आम आदमी पार्टी का बाकी राज्यों में भी जो स्थिति है इस वक्त थर्ड फ्रंट के बतौर, वो भी एक बार आप जरा हमें बताएं कि और राज्यों में भी कोई इफेक्ट है क्या आम आदमी पार्टी का, जहां पर उत्तराखंड में तीनों पार्टियों, उत्तराखंड में जिस व्यक्ति को आप पार्टी ने अपना नेता बनाया है ना, उस पार्टी की इज्जत का पता लो। उस आदमी से ज्यादा इज्जतदार आदमी उत्तराखंड में कोई नहीं है। मैं नहीं मानता कि आप पार्टी उत्तराखंड में जीतेगी, पर यह मानने को तैयार नहीं हो कि वहां कांग्रेस भी जीतेगी। उत्तराखंड में भाजपा और आपकी लड़ाई है। इसके बीच में मैं दोनों ही पार्टियों को देशभक्त मानता हूं, दोनों ही पार्टियों को अच्छी पार्टी मानता हूं। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं। दोनों ही पार्टियों में राष्ट्रभक्ति का जज्बा है। इसलिए उत्तराखंड पर मैं कमेंट नहीं करता। और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस तीसरे स्थान पर आएगी। जो दुर्गति पंजाब में है वही कांग्रेस की दुर्गति उत्तराखंड में होगी। ये मैं आपसे कह रहा हूं। आप जब रिजल्ट आए तो देख लेना। अब रहा सवाल गोवा का। गोवा में भी यही है। अरे आप पार्टी एक जिले एक नगर पालिका लेवल के स्टेट की पार्टी का चीफ मिनिस्टर पंजाब में पंचायती कर रहा है, उत्तराखंड में पंचायती कर रहा है, गोवा में पंचायती कर रहा है। तो क्या मैं इतना अनग्रेटफुल हूं कि उस आदमी की प्रशंसा ना करूं, उस आदमी को दाद न दूं, उस आदमी की तारीफ ना करूं केवल इसलिए कि मैं भाजपा समर्थक हूं? भाजपा समर्थक मैं राष्ट्रीय हितों के कारण हूं, प्रांतीय हितों के कारण नहीं हूं। जिसके मन में देशभक्ति का जज्बा नहीं,
जिसके मन में राष्ट्रभक्ति का जज्बा नहीं, वो प्रांतों में है या ना, क्या फर्क पड़ता है। मगर मैं इतना जानता हूं, 5 चुनावों का प्रभाव कांग्रेस के शासित राज्यों पर बड़ा भारी पड़ेगा और जबरदस्त चुनाव होगा। उसके बाद की जो स्थितियां बनेगी वो विचित्र होगी। और अगर किसी हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रथम आ जाती है, उत्तरांचल और पंजाब में द्वितीय या प्रथम आ जाती है, तो आप स्वयं बताइए कांग्रेस का होगी। कितना बड़ा दुख है मुझे, जिस पार्टी में 40 साल रहा हूं, जिसका मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी रहा हूं, 3 चीफ मिनिस्टरों का बॉस रहा हूं। उस पार्टी की दुर्गति देखकर आंसू बहाने को जी चाहता है, पर मैं करूं क्या जब कांग्रेस के अंदर चापलूसों की वैल्यू होने लगी, जो लोग धन दे सकते हैं उनकी वैल्यू होने लगी, 4th क्लास लोगों को फर्स्ट क्लास पोजीशन दी जाने लगी, तब कांग्रेस की दुर्गति। अरे मैं तो फिर प्रियंका की तारीफ करता हूं, उत्तर प्रदेश में आकर के उसने अपने दोनों हाथों में दमखम पैदा करके वहां की नारियों में जान डाल दी। अरे प्रियंका जी, अगर आप ही 2 साल पहले आ जाती, 3 साल पहले आ जाती, तो कई प्रांतों के अंदर स्थितियां कुछ और होती। आपको आने नहीं दिया गया, राहुल गांधी को आने नहीं दिया गया। आपकी पार्टी के अंदर पेट्रोल डालने वालों की कीमत बढ़ गई। जब पेट्रोल डालने वाली गाड़ी की कीमत बढ़ जाती है तो एवरेज नहीं देखा जाता है, इसलिए बहुत दुर्गति हुई। सुभाष जी, तीनों प्रांतों को, चारों प्रांतों के बारे में जो मैंने कहा है, आप आज की तारीख में नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। वह राम, लक्ष्मण, सीता, वहां पर शिव धनुष शंभु, वहां पर मां लक्ष्मी, वहां पर सबकी तैयारी। मेरे धर्म की स्थापना उत्तर प्रदेश करेगा, मेरे कर्म की स्थापना पंजाब करेगा। जहां आप पार्टी और भाजपा की लड़ाई में कांग्रेस 3रे स्थान पर जाएगी, और उत्तराखंड के अंदर तो कांग्रेस की स्थिति बहुत दुर्गति है। ये हरीश रावत और हरक सिंह रावत की मेहनत फिर भी इज्जत बचा लेगी, इस बात को मानता हूं, क्योंकि एक बार में हरीश सिंह और हरक सिंह मिलकर मैंने उत्तरांचल का चुनाव लड़ा था उमा भारती के नेता के रूप में। मगर जीतने लायक स्थिति नहीं है, विजय लायक स्थिति नहीं है। और गोवा में तो मैं कहता हूं आप पार्टी जीते या हारे, गोवा में दम दिखाया आप पार्टी ने। पिछली बार 5 MP लेके आई पंजाब में, आप पार्टी को आप तारीफ नहीं करते। छोटे से दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री देश के बड़े बड़े प्रांतों में हस्तक्षेप कर रहा है और सफलतापूर्वक कर रहा है। केजरीवाल की जितनी प्रशंसा की जाए, एक शुद्ध नागरिक के नाते, शुद्ध राजनीतिज्ञ के नारे, ईमानदार राजनीतिज्ञ के नारे, शब्दबद्ध जबान के आदमी के नारे, अपने वचन पर निडर रहने वाले आदमी के बारे, अपनी बात को निभाने वाले आदमी में मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। पर पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस देश का गौरव है, इसी को राज में आना चाहिए। क्योंकि अब आने वाले दिनों में 2 साल बाद जब जनरल चुनाव होंगे और मोदी वापस देश का प्रधानमंत्री बनके बहुमत से चुन करके आएगा, तो पूरे विश्व को मालूम पड़ेगा कि अब भारत चीन और पाकिस्तान का मोहताज नहीं है। उनके सामने आंख से आंख मिलाकर लड़ने की ताकत रखने वाला एक मजबूत देश है। इस देश की शक्ति के लिए मुझे तो चाहिए नरेंद्र मोदी परमानेंट 5 साल लगातार और मुख्यमंत्री आज से घोषित हो जाना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में देश है तो देश सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी क्या अब ये बार बार सांप्रदायिकता की बात लाते। अरे मैं भी अल्पसंख्यक हूं, जैन अल्पसंख्यक होता है। अगर अल्पसंख्यकों के अंदर एकता की बात करके यूपी के चुनाव को बिगाड़ना चाहते हैं, जातिवाद की मशाल लगाकर यूपी के चुनाव में आग लगाना चाहते हैं, तो बाकी जातियां मरी नहीं है। अगर 20% आदमी एकता की बात कर सकते हैं तो 80% आदमी भी कर सकते हैं। ये ध्रुवीकरण का झांसा सपा को बंद कर देना चाहिए, सपा को बिल्कुल इससे दूर हो जाना चाहिए। 1-2 जातियों से 36 जाति का थोड़ी देखा जाता है। और मुझे बड़ी खुशी है, उत्तर का दलित समाज बधाई का पात्र है कि उसने खुलकर किसी पार्टी के साथ न जाकर ईमानदारी से देशभक्ति और धर्म की ओर जाने का संकेत दिया है। मैं इसके लिए मायावती जी आपको बधाई देता हूं, आपकी पार्टी को बधाई देता हूं और आपके साथियों को बधाई देता हूं। आपके कारण भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत से जीतेगी, तब मैं आपको एक बार पुनः बधाई देने के लिए आऊंगा। एंड आपने अभी जो बात कही कि इन राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उनमें क्या असर होगा, इसमें मैं आपको एक मेरी तरफ से एक बात मेरे उसमें आई है कि चूंकि राजस्थान में आपका लंबा चौड़ा काम है और राजस्थान आपकी मुख्य कर्मभूमि भी रही है, तो चूंकि राजस्थान में कांग्रेस का शासन भी है, तो चुनाव के बाद में या अभी हाल में राजस्थान की राजनीति किस तरह की देखते हैं, क्या स्थितियां चल रही राजस्थान में? जब कांग्रेस सब जगह हार जाएगी तो कांग्रेसियों का जो गर्वानुभाव और स्वाभिमान है वो भी तो समाप्त हो जाएगा। जब जिन राज्यों में 1-2 राज्यों में कांग्रेस बची हुई रह जाएगी तो वहां के नेताओं के स्वाभिमान का क्या होगा?
क्या वहां पार्टी के अंदर उस बात को लेकर नहीं? क्या वहां की पार्टी के कांग्रेसी नेता नहीं जानेंगे कि हमारी पार्टी अब सर्वनाश की ओर जा रही है? क्या वो नहीं मानेंगे कि हमारी पार्टी जब 5 प्रांतों में हार चुकी है तो यहां भी यही दुर्गति होने वाली है? क्या छत्तीसगढ़ नहीं सोचेगा इस बात को? क्या कांग्रेस राजस्थान में ऐसा नहीं सोचेगी? और आत्माभिमान मर जाएगा, स्वाभिमान मर जाएगा। जब स्वाभिमान मर जाएगा तो पार्टी मर जाएगी। इसलिए फर्क तो पड़ेगा इन 5 चुनाव में। और कांग्रेस 1-2 जगह भी नहीं आई तो बचे हुए प्रांतों में भी कांग्रेस की दुर्गति होगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं। और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, रोक नहीं सकता। क्योंकि जब सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मन ये होगा यार हमारे नेता कहीं है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? कौन डूबने वाले जहाज में कौन बैठता है? जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भाग जाते हैं, डूबते वाले जहाज में कोई नहीं बैठता है। इसलिए कांग्रेस किसी भी हालत में 1-2 प्रांतों में जीते तभी कांग्रेस की जान बचेगी, तभी कांग्रेस का स्वाभिमान बचेगा। अन्यथा कांग्रेस का पूरे देश से सफाया हो जाएगा। और मोदी ने जो कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, मुझे लगता है कांग्रेस मुक्त भारत की ओर जा रहे हैं ये चुनाव। इन 5 चुनावों के रिजल्ट आएंगे तब मालूम पड़ेगा। फिर भी कांग्रेस 2 प्रांतों में रहेगी, ये बहुत जरूरी भी है, रहनी भी चाहिए। मगर वहां के कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास का क्या होगा, उनके स्वाभिमान का क्या होगा, उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी? वो कितने हतोत्साहित होंगे, वो कितने निराश होंगे, वो अपने आला कमान पर कितने खींचेंगे, अपने स्थानीय प्रांत के नेताओं के प्रति उनका जो सम्मान है कितना घटेगा? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये आप कहिए, आप पता लगाइए और लोगों से। और इसीलिए मैं 100 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और कांग्रेस के अंदर किसी ऐसे मजबूत आदमी का चेहरा ढूंढ रहा हूं जो कांग्रेस को बचा सके। इसलिए बार बार मेरे सामने हाड़ौती में प्रेम भाया और पूरे प्रांत में सचिन पायलट का नाम आया और किसी का नाम नहीं आया। और भाजपा में तो बहुत चेहरे हैं, मगर अभी तक जितना मैंने 18 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दिया कुमारी का नाम आया है। क्योंकि अब भाजपा को भी सशक्त नेतृत्व की तलाश है। भाजपा में फूट नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाजपा की फूट को रोकने के लिए आरएसएस नाम का फेविकॉल है, वो उनके तलवों में लगा हुआ है। ये आरएसएस भाजपा को टूटने नहीं देता है, ये आरएसएस भाजपा को मरने नहीं देता है, ये आरएसएस भाजपा का बॉडी का सबसे बड़ा प्लाज्मा देता है। आरएसएस की ताकत पर भाजपा जिंदा है। और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में भी आप पता लगा लो, आरएसएस की ताकत भाजपा की ताकत बन चुकी है। उत्तर प्रदेश का मैंने बता दिया, उत्तरांचल का बता दिया, पंजाब का बता दिया, गोवा का बता दिया, और ये जगह में रुचि मेरी है नहीं। बिल्कुल ठीक है। आपने अभी चूंकि बात हम राजस्थान की कर रहे हैं और राजस्थान को लेकर आप पिछले कई दिनों से सीएम के चेहरा तलाश अभियान में लगे हुए हैं। अभी वो यात्रा आपकी कहां तक पहुंची है और आगे क्या आपके प्लान्स हैं? अभी तक मैं आधे उत्तर आधे उदयपुर संभाग और तकरीबन 75% मारवाड़ संभाग का दौरा कर चुका हूं। अगला चौरा मेरा हाड़ौती का है। हाड़ौती में 2 सशक्त चेहरे मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया और दूसरा हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम जी बिड़ला। मैं जाकर के देखना चाहता हूं और वहां जाके लोगों से पूछूंगा कि उनके बारे में क्या विचार है। क्योंकि जहां तक हाड़ौती के अंदर चरित्र, ईमानदारी, दान, पुण्य, धर्मादा और राजनीतिक कौशल का सवाल है, अभी जिला प्रमुख का चुनाव जीतकर प्रमोद भाई ने अपनी स्थिति को बहुत मजबूत साबित किया है। उधर पहला गुंजल जैसे मजबूत आदमी वसुंधरा के साथ है, उनकी भी अपनी ताकत है। झालावाड़ उनका गृह प्रदेश का हिस्सा है, ये उनकी भी ताकत है। मगर मैं नहीं मानता कि वहां जाने के बाद मुझे यह पता लगाना पड़ेगा कि गैर हाड़ौती के लोगों में हाड़ौती में किसकी इज्जत है। क्योंकि हाड़ौती अकेला तो मुख्यमंत्री का निर्माण नहीं करता है। वहां जाने के बाद पता लगाऊंगा। मेरे तो वही प्रश्न है, परमानेंट और फिक्स। मैं 8 नाम लेता हूं और लोगों से पूछता हूं आप बताइए किसका नाम है। मेरे वही नाम आएंगे, वही ओम बिड़ला, ओम माथुर, दिया कुमारी और वो नाम आएंगे। मैं प्रेस से पूछूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भी कह रहा हूं, मैं प्रेस पर अपने विचार ला दूंगा नहीं, मैं प्रेस के विचारों को अपने में समाहित करूंगा और आपको बता दूंगा कि किसकी क्या स्थिति है। गुड, वेरी गुड। तो अब ऐसी कोई बात जो मैं आपसे न पूछ पाया हूं वो और आप कह लीजिए। मैं इतना ही चाहता हूं कि इस देश की मजबूती के लिए जहां राष्ट्र हित का सवाल हो, प्रांत वालों को प्रांत हित भूल जाना चाहिए। प्रांत हित कुछ भी नहीं होता है, प्रांत राष्ट्र का एक हिस्सा होता है। अब बंगाल में ममता जी आ गई, अब ये पूछे बंगाल में ममता जी क्या करेगी। उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं जब कहता हूं
कि भाइयों आप यहां पर लाओ मोदी की सरकार, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि मोदी सरकार बनी रहेगी तो केंद्र का समर्थन मिलेगा। कोई प्रांत अगर अकेला रह भी जाए और प्रांत का अब जैसे दिल्ली में है, अगर केजरीवाल की सरकार केंद्र में होती तो केजरीवाल वो बड़ा काम कर सकता था। इसलिए वही जरूरी है कि वही प्रांत की सरकार बने जो केंद्र की सरकार हो, ताकि केंद्र की सरकार के समर्थन से प्रांत अपना विकास, आगे बढ़ने की राह, अपना रास्ता और अपनी मंजिल और अपने वादे पूरे कर सके। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। वेरी गुड पॉइंट एंड फैंटास्टिकली यू पुट फॉरवर्ड द अफेयर्स। तो अब हम हमारे व्यूअर्स से एक बात और शेयर करना चाहते हैं कि जिस प्रोग्राम का सिंघवी साहब जिक्र कर रहे थे, 18 और 19 जनवरी 1990 की वो जो रात थी और वो जो नरसंहार कश्मीरी हिंदुओं का हुआ, उसको लेकर जो हमारा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम अब इस प्रोग्राम के साथ में हम नीचे लिंक में दे रहे हैं। आप जो भी दर्शक उस प्रोग्राम को देखना चाहें वो वहां लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। हमारे साथ बने हुए थे राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री और राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी। सिंघवी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके कश्मीर कार्यक्रम के लिए पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। तो आपने जाना किस तरह की राजनीति हमारे देश में चल रही है, किस तरह की राजनीति राज्यों में, प्रांतों में चल रही है, और राजनीति का आदर्श क्या होना चाहिए, राजनीति का आगामी जो स्वरूप है वो किस तरह का होना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की। हमारे साथ जुड़े हुए थे राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री और राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले चंद्रराज सिंघवी। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।